What is on-page SEO? On-page SEO, also known as on-site SEO, is a practice of optimizing web page content for search engines and users. इसमें करना क्या है कि आपने ऑन पेज एसईओ में अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करना है फॉर सर्च इंजन, गूगल के लिए एंड यूजर, और यूजर के लिए, दोनों के लिए। कॉमन SEO practices include optimizing title tags, content, internal link and URL। अच्छा, प्रैक्टिसेस क्या करते हैं कि हमने मतलब जो कीवर्ड है, अपने जो टाइटल है, टाइटल है। अच्छा, इसमें हम प्रैक्टिसेस कौन सी करेंगे ऑन पेज एसईओ में, जिसमें हम जो टाइटल टैग है, अपना पेज का टाइटल है या पोस्ट का टाइटल है, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। हमारे पेज में जो कंटेंट है, जो हम आगे अपने पैराग्राफ या हेडिंग्स या सब हेडिंग्स लिख रहे हैं, हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऐसे में जब वर्ड यूज करता हूँ तो उससे मुराद है कि आपने कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स अपने कंटेंट में ऐड करने हैं, और इंटरनल लिंकिंग करेंगे और यूआरएल जो है आपकी पोस्ट का, जो यूआरएल है, वो जो मेन लिंक है आपकी पोस्ट का, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। अच्छा, अब काम कौन कौन से करेंगे ऑन पेज एसईओ में हम? इंक्लूड योर कीवर्ड इन योर यूआरएल। आपकी पोस्ट का, हर पोस्ट का एक यूआरएल होगा। लेट्स सपोज अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये एक साइट है, स्क्रीन शेयर है जी आपके साथ, लैपटॉप गीक एक साइट है, ये इसका मेन लिंक है, ये इसका मेन यूआरएल है, laptopgeek.com। ये अब मैं किसी भी इसकी पोस्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये इसकी पोस्ट इसकी ओपन हो गई, और अब ये जो यूआरएल है, ये इस पेज का, वो था पहले था मेन पेज। अब जो ये पेज है, ये इसका जो इसने पोस्ट किया है, जो इसका सब पेज भी आप या चाइल्ड पेज इसे कह सकते हो, तो ये इसका यूआरएल है। तो सबसे पहले हमने जब ऑन पेज करनी है ना अपने वेब पेज की, तो आपके जो यूआरएल है ना, ये इसका यूआरएल है, इसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब इसका लेट्स सपोज अगर फोकस कीवर्ड इसका 10 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब डिजाइन है, तो इसने ये फोकस कीवर्ड अपने यूआरएल में भी यूज किया हुआ है। इसका जो पेरेंट यूआरएल है वो laptopgeeks.com है। आगे जो इसका चाइल्ड यूआरएल है इस पोस्ट का, वो 10 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब डिजाइन। तो अच्छी ऑन पेज के लिए आपने जो ऑन पेज में प्रैक्टिसेस करनी है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है यूज शॉर्ट यूआरएल। ये रिकमेंड किया रहता है कि जितना आपका यूआरएल शॉर्ट होगा, उतना ही सर्च इंजन में रैंकिंग उसको बेहतर मिलेगी। मतलब आपका यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए, उसे कोशिश करें कि आप कंसाइज रख के लिखें। लोड योर कीवर्ड इन योर टाइटल टैग। अच्छा, इसमें ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल, अब इस पेज का ना टाइटल टैग है बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब डिजाइन। अब ये इसका टाइटल है, तो इसने ना जो फोकस कीवर्ड है ना, ये इसने यूज किया हुआ है अपने टाइटल में, ठीक है ना। मतलब इसमें सबसे पहले आपके यूआरएल में आपने अपना फोकस कीवर्ड यूज करना है, इसके बाद आपने जो इसका आपका टाइटल है, इसमें आपने अपना कीवर्ड आपने यूज करना है, फोकस कीवर्ड, इस पे जो आपने रिसर्च किया है, जिसका सर्च वॉल्यूम है गूगल पे रिसर्च किया जा रहा है, और जो लो कंपटीशन भी है, ठीक है ना, जो साइट उस पर रैंक है, उनमें लो अथॉरिटी साइट्स भी रैंक है, तो वो आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर कंटेंट आपने लिखा। लिखने के बाद अब आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जब आप अपने वेब पेज पे उसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने से पहले आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि वो गूगल के लिए भी एसईओ फ्रेंडली, मतलब अब गूगल में भी अच्छी जल्दी रैंक करे, ठीक है ना, और सर्च इंजन फ्रेंडली भी हो और यूजर फ्रेंडली भी हो। मतलब जो यूजर उस पर कंटेंट आपका पढ़ेगा, तो वो भी आसानी से आपकी जो बात है वो समझ सके, जो आपने कंटेंट शेयर किया है उसे अपनी क्यूरी का सोल्यूशन मिल सके। इसमें रहता है इम्बेड टाइटल टैग मॉडिफायर। अच्छा, मॉडिफायर्स क्या है कि आपने ना अपने टाइटल में, लेट्स सपोज आपका एक टाइटल है लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है ना, ये आपका एक फोकस या कीवर्ड है, आपने रिसर्च किया, तो अब गूगल पे इसी तरह रिसर्च हो रहा है लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है ना। लेकिन रिकमेंड ये किया रहता है कि आप ना अपने टाइटल से पहले कुछ मॉडिफायर्स ऐड करें। लेट्स सपोज जिस तरह बेस्ट है, तो बेस्ट एक मॉडिफायर है, आप ये यूज कर सकते हैं। टॉप है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्ट है उसकी टाइप क्या है। मतलब अब अगर कमर्शियल कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है बेस्ट, टॉप या अमेजिंग इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। लेकिन आप अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बेस्ट गाइड ऑन, फिर आगे हाउ टू वाली क्यूरी आप स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, बेस्ट गाइड ऑन। तो इस तरह के आपको मॉडिफायर्स बहुत से मिल जाएंगे जो आप, ये क्यों है कि ये क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए। जब आपका लेट्स सपोज मॉडिफायर्स क्यों आपने ऐड करने हैं कि जब आपने
ऑन पेज कर दी अच्छी, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका ब्लॉग पोस्ट है, वो गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, या गूगल फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो थर्ड है या फोर्थ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर आपका कंपटीशन किसके साथ होगा, जो बाकी 10 साइट्स या 9 साइट्स पहले पेज पे मौजूद है ना, अब उनके साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है ना। कंपटीशन कैसा है, आपका जो टाइटल है ना, वो जितना अमेजिंग होगा ना, उतना ही यूजर उस पर क्लिक करेगा, ठीक है ना। मतलब क्लिक थ्रू रेट वहां पे आपका जो है वो, ठीक है ना, तो वहां पे एनालाइज होगा कि आपका जो टाइटल है वो कितना ऑप्टिमाइज है। तो जितना मतलब अगर आपने मॉडिफायर्स वगैरह ऐड किए होंगे तो उतना ही, जिस तरह आप यूट्यूब पे थंबनेल लोग यूज करते हैं, वहां पे लिखा होता है 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाए, ठीक है ना। तो ये एक थंबनेल है, इसे क्लिक बेटिंग भी कहते हैं, कि आप क्लिक करवाते हैं अगले से, आप CTR, अगले मतलब जो कॉल टू एक्शन है, CT आप ऐड करते हैं अपने टाइटल में, कि जो यूजर है वो उस पर क्लिक करे, ठीक है ना। तो आपने मॉडिफायर्स ऐड करने हैं अपने टाइटल में। यूज योर कीवर्ड वंस इन द फर्स्ट 150 वर्ड्स। अच्छा, आप अब कोई अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने इंट्रोडक्शन इंगेजिंग बनाना है, कि जिस तरह आप अगले के साथ बात कर रहे हैं, यू यूज करें इंस्टेड ऑफ वी और आई। तो आपने फर्स्ट जो 150 वर्ड्स हैं उनमें अपना फोकस कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया ना, लेट्स सपोज अगर बेस्ट गेमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग आपने फोकस कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो आपने क्या करना है कि आप जो फर्स्ट 150 वर्ड्स है ना, उनमें रिपीट करना है अपना फोकस कीवर्ड। अच्छा, जो रिपीट यहाँ पे करना है ना, ये आपने नेचुरली करना है, मतलब बात के साथ बात मिलानी है। ये इसी तरह ना हो कि वाज़िया लग रहा है कि ये वर्ड की यहाँ पे जगह नहीं बनती थी, लेकिन इसने कीवर्ड डेंसिटी पूरी करने के लिए, सिर्फ एसईओ करने के लिए इसे ऐड कर दिया, तो गूगल इसको अच्छा कंसिडर नहीं करता। मतलब आपका जो फिक्र है वो नेचुरली लगे, आर यू रियली लुकिंग फॉर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। तो इस तरह आपने मतलब अपनी जो बात के साथ कीवर्ड ऐड कर देना, ताकि जो आपका सेंटेंस है वो नेचुरली लगे, उसमें ये ना लगे कि इसने जानबूझ के एसईओ की हुई है, ठीक है ना। अच्छा, यूज योर कीवर्ड इन H1, H2 एंड H3 टैग्स। अच्छा, अब हम सिंपल लैंग्वेज में वर्ड में हम यूज करते हैं तो हेडिंग्स यूज करते हैं। जो मेन हेडिंग होगी, जो मेन हेडिंग होती है उसका जरा हम फॉन्ट बढ़ा रख देते हैं, मतलब 24 कर देते हैं। जो आगे सब हेडिंग होती है वो हम कर देते हैं 16 कर देते हैं। फिर उससे उससे जो सब हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग, उसको हम 14 कर देते हैं। जो पैराग्राफ उसको हम 12 कर देते हैं। तो हम जो वर्ड में इस तरह करते हैं ना, लेकिन सर्च इंजन को ना ये फॉन्ट वगैरह नहीं समझ आते, वो टैग समझता है। तो HTML की लैंग्वेज में हम ये टैग, H1 टैग है, H2 टैग है, H3 ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये हम वन बाय वन आपको देखते हैं अब आगे। यहाँ पे मैंने इंक्लूड कीवर्ड इन योर टाइटल टैग, दैट्स वाज आपका टाइटल और यूआरएल। मतलब यहाँ पे जो आपका जो कीवर्ड है, लेट्स सपोज ग्रोथ हैकिंग आपका एक फोकस कीवर्ड है, तो ये आपने अपने द अल्टीमेट गाइड टू ग्रोथ हैकिंग फॉर एक्सपोनेंशियल सक्सेस, तो ये आपने जो फोकस कीवर्ड आपने टाइटल में भी यूज कर लिया। अब ये अल्टीमेट गाइड है, यहाँ पे मॉडिफायर इसने यूज किया है क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए, क्लिक करवाने के लिए, ठीक है। तो जो अब यूआरएल है इसमें इसने ये फोकस कीवर्ड अगेन इसने यूज किया है, ग्रोथ हैकिंग, ठीक है ना। तो ये इसने फोकस कीवर्ड अगेन यूज किया है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑन पेज एसईओ की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आगे कहता है कि H1, H2, H3 टैग। अब ये HTML लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस से हम यूज करेंगे ना, नॉन टेक्निकल जो पर्सन है वो वर्डप्रेस यूज करेगा वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसमें हमें वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपने हेडिंग को H1 करना है, H2 करना है, H3 करना है। HTML defines 6 level of headings. A headings element implies all the font changes, paragraph breaks before and after, and any white space necessary to render the heading. The heading element are H1, H2, H3, H4, H5, H6. अच्छा, H6 तक headings होती हैं, with H1 being the highest or most important level and H6 is the least, ठीक है जी। मतलब H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। अब गूगल ना पढ़ता है वर्डिंग पढ़ता है, गूगल को ना टैग समझ लगते हैं, कोडिंग समझ लगती है गूगल को। तो हमने गूगल के जाहिर बात है उसका ही क्रॉलर आके उसने पेज को फेच करना है, तो हमने अपने जो वर्डिंग है ना वो टैग्स में हमने लिखनी है। लेकिन हम नॉन टेक्निकल है, तो हम नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए वर्डप्रेस हम यूज करते हैं, जिसमें हम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
जिसमें हम सिंपल वर्डिंग लिखते हैं, तो वो अब वर्डप्रेस क्या करता है, उसको खुद ही कोडिंग में वो चेंज करके तो वेब पेज हमारा बना देता है। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल क्या, हेडिंग फॉर द SEO। H1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो H2 होगी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, H3 थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह आता है कि जिस तरह अब H1 है जो आपका मेन टाइटल होगा, और H2 है वो आपकी जो आपके कंटेंट में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी आप क्या समझ रहे हैं कि ये हेडिंग हो सकती है, उसको आप H2 कर देंगे। अब हायरार्की रखनी है कि जो हेडिंग्स H2 के नीचे आ रही हैं उन्हीं को आपने H3 हेडिंग्स मतलब वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर नहीं आ रही तो आप उसको पैराग्राफ बना सकते हैं। तो ये हम जिस तरह हम वर्ड में हम फॉन्ट नहीं चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हम वर्ड प्रेस पे हम यहाँ पे H1 H2 हेडिंग, जो H1 है उसका जरा साइज बड़ा होता है, H2 है उससे छोटा, आप इस तरह भी यहाँ से ले सकते हैं। जो H3 है उससे भी छोटा साइज होता है। ये साथ में ये भी एग्जांपल है, बिग नंबर्स लाइज ऑलवेज। ये H1 है, ये सेकंड वन है, ये इसका फॉन्ट जरा छोटा है तो ये H2 हो गई। तो अब ये इसकी सब हेडिंग है तो हमने H3 कर दी क्योंकि इसका फॉन्ट इसका छोटा आ रहा है, तो ये H3। गूगल जो है वो कोडिंग की लैंग्वेज समझता है। ये मतलब हमें खुद कोडिंग करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस और हमें अलाउ कर देता है। हम यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट की। अच्छा, आगे है जी, आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि इमेजेस आपने कॉपीराइट इमेज नहीं यूज करनी, किसी की इमेज उठा के आपने मतलब किसी का कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे पेस्ट नहीं करना, मतलब अपलोड नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास तो इमेजेस है भी नहीं है, ठीक है ना। तो 3 वेबसाइट है यहाँ पे, मैंने शायद मेंशन नहीं की, या 3 वेबसाइट है। एक है जी unsplash.com, एक है जी unsplash.com, एक ये साइट है। यहाँ से आपको मतलब कॉपीराइट फ्री जो इमेजेस मिल जाएंगी और हाई डेफिनेशन इमेजेस मिल जाएगी। इनको आपने ऑप्टिमाइज करना है। ये अब कमर्शियल इमेजेस हैं जो आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं, मतलब आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप जहाँ मर्जी आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे रिसर्च करेंगे तो आपको इमेजेस शो हो जाएगी, तो आप डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हैं। एक pexels.com है, Pexels ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाती हैं। और एक है पिक्सा पे, ये 3 वेबसाइट हैं। यहाँ से आपको रेलिवेंट आपको इमेजेस मिल जाएंगी, कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, वो क्या करने में आपको अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, आपने सबसे पहले नेम योर इमेज डिस्क्रिप्शन एंड इन प्लेन लैंग्वेज। अब ये चीज़ है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जब आप वर्डप्रेस पे इमेज वगैरह अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वर्डप्रेस में आप कोडिंग नहीं करते। तो वर्डप्रेस ना आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है जिसमें आपने उसका टाइटल डालना होता है, ठीक है ना। आप टाइटल लिखेंगे इमेज से रिलेटेड, इमेज जिस टाइप की है वो आपने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो टाइटल वहाँ पे लिखना है, उसका कैप्शन लिखना है, और ये URL ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ना आपने ऑल टेक्स्ट ऐड करना है। अब ये टाइटल तो हो गया यूजर के लिए, जो यूजर देखेगा उसको पता चलेगा इमेज के नीचे जो टाइटल आ रहा है इसका, अच्छा ये इमेज है। अब ये ऑल टेक्स्ट क्या, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, ये सर्च इंजन के लिए है, ठीक है ना। तो सर्च इंजन को आपने अब सर्च इंजन आपका टाइटल टैग नहीं पड़ेगा यहाँ पे, वो आपका ऑल टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे जो भी ऑल टेक्स्ट ऐड किया होगा वो अब पड़ेगा। अब यहाँ पे है name your images description and in plain language, optimize your alt attribute carefully। अब ये optimize से क्या मुराद है, ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि आपने जो alt attribute देना है ना इमेज का, तो उसमें आपने कोशिश करें कि आप अपना कीवर्ड ऐड करें। ऑप्टिमाइज से ये मुराद है कि आप कीवर्ड उसमें ऐड करें। चूज योर इमेज डायमेंशन एंड प्रोडक्ट्स एंगल्स वाइजली। अब यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी जो इमेज है इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए। बस ये है कि जहाँ पे आप इमेज लगा रहे हैं वो आपने इस तरह लगानी है कि आपकी इमेज जरा कैची लगे, मतलब वो कंटेंट के साथ, मतलब आपका जो कंटेंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने इस तरह करना है। स्केल हो सकती है, वो उसकी डायमेंशन चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपने से वाइसली एंगल्स को चूज करने हैं कि जहाँ पे जो एंगल वहाँ जहाँ पे फिट हो रहा है आपने वो लगाना है। रिड्यूस द फाइल साइज फॉर योर इमेज।
ठीक है ना। अब ये क्योंकि आप इमेज जब अपलोड करते हैं तो ऑनलाइन सर्वर पे करते हैं, आप आपकी वेबसाइट जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर में तो सेव नहीं होती, वो जो सर्वर है, लाइव सर्वर है, उसमें सेव होती है। ठीक है ना। अब सर्वर में यहाँ पे होस्टिंग को कह रहा हूँ कि आप जो होस्टिंग बाय करते हैं वो होस्टिंग आपको कुछ स्पेस देती है जो जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो आप इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं वो आपकी होस्टिंग में सेव होती है, वो आपको ऑनलाइन उन्होंने सर्वर दिया होता है जहाँ पे आप अपनी स्टोरेज रखते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये डिपेंड करता है कि आपने सर्वर कितना अच्छा लिया हुआ है। तो अगर स्टार्टिंग में आप मतलब एक रीजनेबल सर्वर लेते हैं तो कोशिश करें कि जो इमेजेस आप यूज कर रहे हैं ना उसका आप साइज रिड्यूस करें। मतलब अब ये अगर आप अनस्प्लैश से फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये 1 MB की फाइल होगी, लेकिन आप इसको मतलब रिड्यूस करें, फाइल इसका साइज रिड्यूस करें, इसका मैक्सिमम साइज 70 to 80 KB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगा तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब वो गूगल पे लोड अक्सर होगा, आप देखते होंगे कि जो फेसबुक पे ना अक्सर लिंक शेयर होते हैं तो वेबसाइट के, जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड बड़ी अच्छी आ रही होती है, लेकिन ना वो साइट बड़ी स्लोली मतलब लोड होती है। वो ये वजह होती है कि उस साइट की स्पीड बड़ी स्लो होती है। स्पीड स्लो होने की वजह ये है कि या तो उन्होंने जो वो होस्टिंग यूज कर रहे हैं उन्होंने उसको स्पेस बड़ी थोड़ी दी है, सर्वर स्पीड स्लो है, तो यहाँ जो उसने कंटेंट अपलोड किया हुआ है इमेजेस वगैरह वो बहुत हैवी इमेजेस हैं जो लोड होने में टाइम ले रही है। तो गूगल इस चीज को पसंद नहीं करता कि आप अपने यूजर को डिस्टर्ब करो। ठीक है ना। तो आपका ये है कि आपने इमेजेस वगैरह जो है वो आपने ऑप्टिमाइज करनी है, इसका साइज आपने रिड्यूस करना है। चूज द राइट टाइप फाइल टाइप। ठीक है ना। तो जेपैग सारी बात यूज होती है, वो आपने फाइल टाइप दो किस्म की, आप जेपैग फाइल होती है, एक पीएनजी फाइल होती है। पीएनजी में है कि आप जो बैकग्राउंड आपका लेट्स सपोज दो किस्म की जो ग्राफिक डिजाइनर उनको पता होगा कि फाइल टाइप क्या, पीएनजी फाइल आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। जेपीजी फाइल होती है, एक पीएनजी फाइल होती है। तो यहाँ पे दोनों ही आप कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन देखनी है कि आपका आप कर कहाँ रहे हैं। जहाँ पे पीएनजी होगी यहाँ पे आपने लोगो लगाना है तो सारी पता पीएनजी में लगाएंगे, तो ये चीज आ जाती है। चेंज द पिक्सल्स ऑफ योर इमेज बाय यूजिंग, अच्छा ये एक वेबसाइट है bfunky.com, ये आप गूगल पे आप इसका लिंक पेस्ट करेंगे bfunky, तो यहाँ से ना आप अपने जो इमेज है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन टूल है ना जिस तरह जो अब फोटोशॉप है, कई लोगों का फोटोशॉप नहीं चलाना आता तो वो इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें, मतलब ऑप्टिमाइज से तो उसका फाइल साइज रिड्यूस कैसे करें, तो ये टूल यूज कर सकते हैं। ये फ्री टूल है bfunky, यहाँ से आप जो आपकी जो इमेज है उसके आप पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं। गूगल ना आपकी इमेज पिक्सल से फैच करते हैं। मतलब आप कोई रैंडमली कोई इमेज डाउनलोड करेंगे ना तो उसको दोबारा गूगल पे अपलोड करेंगे तो वो कॉपीराइट का इशू दे देगा कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में। लेकिन अगर आप जब उस जो फाइल है आप उस इमेज के कलर चेंज कर देंगे ना, पिक्सल्स चेंज कर देंगे, गूगल करता है पिक्सल से फैच। अगर आप पिक्सल्स चेंज कर देंगे और फाइल साइज उसकी डायमेंशन चेंज कर देंगे और फाइल साइज रिड्यूस कर देंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, मतलब क्वालिटी उसकी खराब नहीं होनी चाहिए, तो गूगल उसको कॉपीराइट मतलब वो यही समझेगा कि ये कोई आपकी अपनी इमेज है, ये ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो गूगल मशीन है, वो मैन्युअली चेक करती है, उसने फैच करना होता है। तो गूगल जो पिक्सल्स को फैच करती है, तो यहाँ पे हम अगर आप अपनी इमेज को एडिट करके लगाएंगे, उसको क्रॉप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो फिर ये है कि वो इमेज का कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यूज सिनोनिम्स एंड एलएसआई कीवर्ड्स। अच्छा, आपने अपने कंटेंट में ऑन पेज एसईओ में आप अपने कंटेंट में सिनोनिम्स ऐड करने हैं। आपने कंटेंट लिख लिया है उसका मैं उसमें आपने सिनोनिम्स किसके ऐड करने हैं, अपने फोकस कीवर्ड के। मतलब अब आपको कैसे पता चलेगा अब सिनोनिम्स एंड LSI keywords. What are LSI keywords? LSI, latent semantic indexing keywords, are terms and phrases that are similar to related to the web page target focus target keyword. अब यहाँ पे जो LSI keyword है क्या है, ये जो आपका फोकस कीवर्ड है, लेट्स अब यहाँ पे SEO ऑडिट, यहाँ पे यहाँ पे SEO ऑडिट जो है वो आपका फोकस कीवर्ड है। जब मैं ये लिखूंगा तो नीचे ना गूगल मुझे सजेशन दे देता है। अब ये जो SEO ऑडिट टूल है, SEO ऑडिट चेकलिस्ट है, ये LSI कीवर्ड है जो मेरे फोकस कीवर्ड के साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं इनको अपने कंटेंट में ऐड करूंगा ना तो मेरा कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज होगा, गूगल मतलब वो सर्च इंजन फ्रेंडली भी होगा, यूजर फ्रेंडली भी होगा। ठीक है ना।
तो इसका पर्पस यही है कि आपका जो मेन वेब पेज है जिस पे जो आप लिख रहे हैं, जो आप रैंक करवाना चाह रहे हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं, वो आपका एक फोकस की एसईओ ऑडिट में तो रैंक होगा ही होगा। ये मल्टीपल कीवर्ड्स जो आपने ऐड किया ना, ये इन पे भी रैंक हो जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर एक जो एसईओ ऑडिट है इसका सर्च वॉल्यूम गूगल पे 1 लाख है, तो मल्टीपल कीवर्ड्स आप नीचे ऐड कर रहे हैं अपने कंटेंट में, नेचुरली ऐड करेंगे। नेचुरली जो भी मतलब वैसे ही नहीं ऐड कर, जो ऐड कर देना कि रफली सा लगे, बात हो भी नहीं रही तो वहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दिया जी मेरा एसईओ पूरी होनी चाहिए। नहीं, आपने नेचुरली जिस तरह आप एक रिदम पे चल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है ना। वो रीजन यही है कि आपका जो एक ब्लॉग पोस्ट है मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है यूज एक्सटर्नल लिंक्स। आपने external links are hyperlinks that point at a target any domain other than the domain the link exists on source। अच्छा, अब इसमें क्या एक्सटर्नल लिंक है, आपका एक वेब पेज है और आपने अपने उसमें कंटेंट पब्लिश किया है। कंटेंट पब्लिश में ना अपने कंटेंट में आपने एक्सटर्नल लिंक लगाना है। एक्सटर्नल लिंक पे जब वो क्लिक करेगा, मतलब क्लिक केवल वर्ड होता है, क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरी साइट पे जाएगा, साइट बी पे जाएगा। अब वो कोई भी, अब जो साइट बी होगी, लेट्स सपोज आपने ना अपने कंटेंट में आप साइंटिफिक टर्म को यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप प्रोटीन, अपने मतलब आपका यूजर है, साइट आपकी हेल्थ पे है और आप आपके पास ना आप प्रोटीन पे कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन आपने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आपने ना अपने यूजर को प्रोटीन समझाना है, तो आपके पास अपनी कोई पोस्ट नहीं है, अपना कोई पेज नहीं है इस पे, तो आपने क्या करना है कि ना आपने वो वाली साइट देखनी जो कि ना प्रोटीन को समझा रही है। अब उसको ना अपनी साइट के साथ जोड़ देना, मतलब वो जहाँ पे वर्ड आपने प्रोटीन यूज किया ना, उसके पीछे बैकएंड पे आपने लिंक लगा देना वो साइट का जो प्रोटीन को एक्सप्लेन कर रही है। वो क्यों लगाना, जब वो यूजर वो लाइन पढ़ेगा, जो जब प्रोटीन का वर्ड आएगा ना, तो प्रोटीन का वर्ड ना जरा ब्लू हाईलाइट हुआ होगा, क्लिकेबल होगा, तो प्रोटीन उस पर क्लिक करेगा तो वो साइट बी में चला जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे उसे प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गूगल कहता है इसमें एसईओ में ये है कि आप अपनी साइट पे एक्सटर्नल लिंक यूज करेंगे। आप कितने कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि 1 to 2 एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो अपने वेब पेज पे आप यूज करें। ठीक है ना, इससे ज्यादा ना करें। मतलब वो फिर ये होता है कि आपका अपना कंटेंट ना गूगल की नज़र में लो अथॉरिटी हो रहा था कि इसके पास अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसने दूसरों के लिंक्स लगाए हुए हैं। ठीक है ना, तो 1 to 2 आप कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें। ठीक है। What is internal link? An internal link is a link from one page to another page on the same domain। अब इसमें क्या है कि आप मतलब लेट्स सपोज आपने आपकी जो है वेबसाइट पे आपने 100 आपने आपके जो आपने पोस्टें की हुई हैं, आपके 100 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है ना, अब एक पेज पे आप कंटेंट लिख रहे हो, तो आप ना कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे मतलब लाइंस यूज कर रहे हो जो आपने दूसरे वेब पेज पे भी एक्सप्लेन अच्छी तरह की हुई हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे ना आप जब अपनी दूसरी पोस्ट का यूआरएल ऐड कर देते हो कि अगर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे दूसरे पेज पे जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। तो गूगल इस चीज को बहुत प्रेफर, मतलब कह तो कि आपको रैंकिंग के हवाले से भी आपको ना गूगल बहुत प्रेफर करता है कि अगर आपने इंटरनल लिंकिंग की हो। क्यों? क्योंकि गूगल ना रेलिवेंसी, मैंने ऊपर एक वर्ड जब हम एसईओ में हमने स्टार्टिंग में ना मैं आपको रेलिवेंसी पढ़ाई थी कि आपका जो कंटेंट है वेबसाइट पे रेलिवेंट होना चाहिए। तो अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हो ना, एक अपनी ब्लॉग पोस्ट को दूसरी ब्लॉग पोस्ट के साथ जोड़ते हो, तो ना एक रेलिवेंसी आपकी वेबसाइट पे शो होती है। तो जितना आपका कंटेंट रेलिवेंट होगा उतना ही चांसेस टू गेटिंग हाई पोजीशंस ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो ये एक कॉमन टास्क है जो आप अपने ऑन पेज एसईओ पे करेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी एहतशाम भाई, मैंने पूछना था ऑन पेज एसईओ, तो इसके लिए हमारी अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है? अच्छा, आप इसके सर्विसेज भी दे सकते हैं, मतलब आप जाहिर सी बात है कि फाइबर पे इसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें, आपको पता होगा। तो ये अगर मतलब आप ऑन पेज सीख लेते हैं, आपको पता करना क्या है, वर्डप्रेस आपको चलाना आता है, तो आप इसकी सर्विस दे सकते हैं फाइवर पे या किसी प्लेटफॉर्म पे। ऑन पेज एसईओ के लिए आपको वर्डप्रेस आना चाहिए?
हाँ जी, वो आपको सारी बात आना चाहिए, उसी से आपका सही हो गया। और चलें ठीक है। चले। और किसी का क्वेश्चन? जी मदनी, आपका कोई सर क्वेश्चन? थोड़ा सा ये बताइए, सर ये जी जी बताइए कि ये जो आपने यूआरएल का बताया, जी जी। सर इसमें वो उसको किस तरह एडिट करते हैं, मतलब यूआरएल को के अंदर आपने कहा ना मॉडिफायर्स डाल देते हैं और चीजें डाल देते हैं। अच्छा, मैंने जो मॉडिफायर्स की बात की वो मैंने टाइटल की बात की है। ये आप अपने वेब पेज पे जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो वर्डप्रेस आपको सारा कुछ अलाउ करता है। ये आगे हमारा डिटेल कोर्स होगा जिसमें हम बताएंगे कि वर्डप्रेस पे आप साइट कैसे बनाओगे, वर्डप्रेस का यूज क्या कैसे किया रहता है, जिसमें डोमेन होस्टिंग वगैरह आपकी साइट बनवाई जाएगी। वो आगे डिटेल कोर्स है, उसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि किस तरह। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारा कुछ आप वर्डप्रेस पे करोगे। मतलब वर्डप्रेस क्या है कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप बगैर कोडिंग के, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप फिर भी एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है ना। ये नॉन कोडर के लिए कि जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, जिसने मतलब कोडिंग वगैरह नहीं पढ़ी, वो वर्डप्रेस से साइट बना सकता है, उसे गूगल पे रैंक कर सकता है, वहां से अर्निंग कर सकता है। जी। सर ये जो वर्डप्रेस आप कह रहे हैं, वर्डप्रेस के थ्रू हम बनाते हैं वेबसाइट, सर ऐसे कोई सारे मतलब वेबसाइट जो टूल्स आ गए हैं, अक्सर आप यूट्यूब चैनल पे जब इस तरह की एड्स भी चल रही होती हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, अगर आपके पास मतलब कोई चीज भी नहीं है तो आप उनके थ्रू जो है ना वो वेबसाइट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, यानी वेबसाइट डिजाइन करके अपनी डोमेन परचेज करके फिर उसके अंदर वो ऑन एयर कर सकते हैं उसे। तो सर वर्डप्रेस यूज करना जरूरी है, मतलब अगर हम उन टूल्स को यूज कर लें या उन वेबसाइट्स को यूज कर लें, उन फैसिलिटीज को। अच्छा अच्छा मुदस्सर, अब ये है कि ना गूगल ना प्रोफेशनल्स को प्रेफर करता है। अब गूगल की नज़र में प्रोफेशनल वो है, वो अपने काम में सीरियस वो है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब डोमेन अपनी है, होस्टिंग अपनी है। अगर आप किसी की यूज़ कर रहे हो ना फ्री, तो गूगल आपको ना प्रोफेशनल कंसिडर नहीं करता, वो आपको टेम्परेरी कंसिडर करता है। ना आपके कंटेंट को वो रैंक करेगा, क्योंकि उसने ना आपका बिहेवियर देखना था, फिर वो आपको रैंकिंग देता है। अभी उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो इतनी है कि वो 3-4 महीने तो आपको रैंक ही नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? वो आपका बिहेवियर देख रहा होता है कि ये बंदा पब्लिशिंग कैसी कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो रेगुलर कर रहा है, अगर कर रहा है तो कंटेंट प्लेजराइज तो नहीं है, इसका अपना रिसर्च किया हुआ कंटेंट है, और ये मेरे यूजर के जो जो क्यूरीज यूजर रिसर्च कर रहा है, वो उसके नीड को फुलफिल कर रहा है। तो ये अब गूगल देखता है। अगर आप फ्री यूज करोगे तो आपकी साइट रैंक नहीं होगी, गूगल आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप फ्री यूज कर, जिसमें blogger.com है, या फ्रीली यूज कर सकते हो, लेकिन कोई पता नहीं है कि मतलब ये कब गूगल इसको डी रैंक कर दें या कोई इशू नहीं। क्योंकि एक वर्डप्रेस अगर आप होस्टिंग लेके सर्वर लेके आते हो और डोमेन आप खरीदते हो, जिस तरह आप तब खेलते हो ना, तो वो आप फ्रीली खेलते हो क्योंकि आपकी अपनी साइट है, आप अपने मतलब कर रहे हो। गूगल आप पे ट्रस्ट भी करता है, स्टार्टिंग पे नहीं करता, वो आपका बिहेवियर देखता है। सही। तो सर जब हम ये एसईओ कर लेते हैं और वेबसाइट बना लेते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है क्या कि हमें एड्स वगैरह मिलती हैं, क्या इसका कमर्शियल बेनिफिट होता है? कमर्शियल बेनिफिट ये है कि आप इसे एज अ प्रॉपर्टी और एज अर्निंग सोर्स, पैसिव अर्निंग सोर्स आप इसे कंसिडर। लेट्स सपोज सर आपने 1 साल अपनी वेबसाइट पे काम कर लिया, मतलब और कंटेंट पब्लिश किया, जी सर। कंटेंट पब्लिश किया, और इसके बाद आपने अपनी साइट जो है वो रैंक आपने कर ली, ठीक है ना। अब करने के बाद आपकी साइट जो है वो रैंक है, ठीक है ना। तो अब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है, एड्स आपकी साइट पर लग गई, अर्निंग आनी शुरू हो गई है। अब आप लेट गए हो, सो गए हो, अब सोते हुए आपकी मतलब पैसे जनरेट, ये एक पैसिव इनकम है, ठीक है ना। तो ये है कि ऑन सही। कौन जब आपकी वेबसाइट अर्निंग करती है, तो आप फ्लिपा पे जाकर दे सकते हो। flippa.com पे साइट सेल्स होती हैं, तो उनकी क्या क्या प्राइस है, वहाँ पे अर्निंग बेस पे साइट को सेल किया जाता है। वहाँ पे आप साइट अपनी सेल भी कर सकते हो। अगर अच्छी अर्निंग कर रही है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो वो अच्छी सेल होती है। तो सही श्याम भाई, सही। ये हमें फिर अगर हमने अपनी कोई टॉपिक वगैरह लिखना किसी के ऊपर करनी है, तो इसका मतलब हमारे पास अपनी एक वर्डप्रेस की जो है वो बड़ी अच्छी सी वेबसाइट बनी हुई हो, हाँ जी, प्रॉपर हमारी वेबसाइट हो।
हाँ जी, हमारे पास साइट हो, हमारे पास डोमेन नेम होस्टिंग हो हमारे पास, और वेबसाइट तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने इसकी सर्विसेज देनी है तो जाहिर सी बात है आपका पहले अपना जो आप प्रैक्टिस हुई। पोर्टफोलियो होना चाहिए। हाँ जी, पोर्टफोलियो आप कुछ फ्री प्लेटफॉर्म भी हैं, वहाँ से आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं, मतलब वर्डप्रेस चलाना कैसे है वो तो आप गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको कई वेबसाइट बता देंगी, लेकिन एज अ वेबसाइट लेके चलना सीखने के लिए ऐसे आप सीख सकते हैं, लेकिन एज अ वेबसाइट अगर आप लेके चलें कि मैं इसमें कंटेंट पब्लिश करूँ तो वो गूगल रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि वो गूगल आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। आपका जो सर्वर है वही फ्री है, वो किसी का यूज करना, आपकी डोमेन है, तो फिर गूगल आपको रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये चीज अच्छा एहतशाम भाई, मैं चीज पूछी थी, वो जो एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग होती है उसका लेक्चर हमारा कब आएगा? अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था वही था, मतलब उसमें कंटेंट राइटिंग आप खत्म करेंगे। सही, कल वाला लेक्चर था। जी जी। चले सही हो गया, मैंने वही पूछा था। सर ये डोमेन कितने की सर मिल जाती है हमें, मतलब इसकी कुछ क्या चार्जेस होते हैं सर? अच्छा, ये डोमेन जो है ना, ये आप वेबसाइट्स हैं, GoDaddy है और नेमचेप है, यहाँ से जाके आप कोई भी डोमेन टाइप करेंगे तो आपको प्राइसेस की शो हो जाएगी। तो अगर आपको डोमेन होस्टिंग वेबसाइट चाहिए तो वेब होस्टिंग से आप पूछ सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो आप खुद भी check सकते हैं, मतलब आप GoDaddy है एक वेबसाइट, और सर ये इसका सर क्या हिसाब किताब होता है, मतलब डिफरेंट डोमेन्स का डिफरेंट मतलब ये उसके होते हैं एक्सपेंसेस क्या मतलब होता सर है? डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, बिल्कुल प्राइसिंग डिफरेंट। सर उसका क्या मतलब होता है, किस तरह वेरी करती है एक डोमेन दूसरी डोमेन से? यार यानी मतलब क्या मतलब उसमें कोई अब आपको, हाँ, जितना आप प्रोफेशनल नाम होगा, जिस तरह अब आपने गोरमे का नाम खरीदना है तो गोरमे का नाम सस्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने रैंडमली कोई नाम अपने से सोच लिया तो वो रख लोगे, तो वो आप जो मर्जी रख, ठीक है ना, उसका उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर आपने ब्रांडेड नाम खरीदना है तो वो नहीं, मतलब आप GoDaddy पे जाके एक्सप्लोर करोगे ना तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा।